हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संगम एज के बारे में, जिसके बारे में एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है और पढ़ाया बहुत कम जाता है इसके बारे में। लेकिन जो स्टेट पीएससी के या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें संगम एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे। एक ही आएगा लेकिन वो ऐसा आएगा जो शायद हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी बुक्स में इसके बारे में ज़्यादातर नॉलेज हमें साउथ इंडिया की बुक्स में मिलती हैं, जैसे साउथ की बुक्स में होती हैं। नॉर्थ इंडिया की बुक्स जो हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें इसको लेके ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं। तो इसलिए मैं ये सारा नेट से मैंने डाटा निकाला है, मेरा खुद का कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारा मैंने इसमें डाला है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इससे नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने गुप्ता पीरियड करवाया था। संगम एज आज कंप्लीट करवा रही हूँ कि ये उसके बाद का ही आसपास का ही पीरियड है और इसके बाद फिर हम पोस्ट गुप्ता पीरियड करेंगे, जो कि जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हर्षवर्धन डायनेस्टी वगैरह चालुक्य वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संगम एज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी इसमें रूलर्स होते हैं। संगम एज में कौन थे? मेन 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिनका नाम था चोला, पांड्याज और चेराज। इनकी लोकेशन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ रही होगी कि ये साउथ साइड में थे, ठीक है, प्रॉपर साउथ का एरिया इनका था। और ये 3 राजा यहाँ पे हुआ करते थे, आपने इनका नाम भी सुना होगा कई बार। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि चेराज का जो इम्पोर्टेंट एरिया था, इनकी कैपिटल क्या थी, क्या क्या इनके टाइम पे हुआ करता था, पांड्याज थे, चोलाज थे, इनके बारे में आपको पता करना है। इन तीनों राजाओं से या इन तीनों रूलिंग जगह से आपसे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस टाइम पे क्या लिटरेचर था, इस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ करते थे, ट्रेड कैसा था, किस चीज़ का ट्रेड हुआ करता था और कहाँ कहाँ से हमें इनके सोर्सेज मिलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी सब कुछ कवर करवा रही हूँ, पढ़ना आपके वो है। इंट्रोडक्शन की बात करें हम शुरू में, संगम पीरियड और एज पर्टिकुलरली रेफरिंग द थर्ड संगम पीरियड, यानी कि 3 संगम पीरियड्स हैं, इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशंट तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है ये, जिसको हम जिसमें हमें पता चलता है कि 3 संगम पीरियड हुआ करते थे। क्या है? तमिलनाडु है, केरल है और पार्ट ऑफ कुछ श्रीलंका है, देन नॉन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इन तीनों का एरिया था, तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के पार्ट को ओवरऑल मिला के हम इसे बोलते हैं तमिल लंकन। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेनिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी सीई। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस संगम अकेडमीज ऑफ पोइट्स स्कॉलर्स सेंटर्ड ऑफ द सिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम कहाँ से पड़ा है। कोई संगम अकेडमीज थी पोइट्स की, स्कॉलर्स की, वहाँ से इसको संगम लिटरेचर का मतलब ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में जो सबसे ज़्यादा पोइट्स निकले थे, कवि निकले थे, वो इस टाइम पीरियड से थे। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। द क्रोनोलॉजी ऑफ द संगम लिटरेचर इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड टॉपिक अमंग द स्कॉलर्स। जो संगम लिटरेचर की जो क्रोनोलॉजी है, मतलब किसके बाद कौन सा आया, कौन सा राजा किसके बाद आया, ये अभी भी एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। क्लियर कंफर्म नहीं है कि पहले कौन आया था, ठीक है। हाउएवर द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ द संगम लिटरेचर हैज़ बिन फिक्स्ड बिटवीन द 3rd सेंचुरी बीसीई टू 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक। आपको समझ में आ गया कि बीसी से लेके एडी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। यानी जो रिटर्न है, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकली चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, जहाँ से मतलब किसी कहीं पत्थर पे कुछ बनवाया हो, कहीं मंदिर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस क्या होते हैं? कॉइन्स वगैरह होते हैं इनके, जो उस टाइम पे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इनका जो अप्रॉक्स टाइम होगा वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड, यानी कि कुछ तमिल लेजेंड्स हैं, उनके हिसाब से देयर एग्जिस्टेड 3 संगम्स, 3 संगम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, जो कि तमिल पोइट्स थे, मैंने आपको बताया था ना कि पोइट्स उस टाइम पे ज़्यादा हुआ करते थे इन एंशंट तमिलनाडु, पॉपुलरली कॉल्ड। आपको ये पढ़ना है इसको अच्छे से कि जिसे हम क्या बोलते थे, मुच्छ संगम, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट संगम हेल्ड एट द मदुरई, जो पहला संगम है, देखिए हमें ये ध्यान रखना है 3 संगम्स हुए थे। पहला जो है ये मदुरई में हुआ था, जो कि अटेंड किया गया था बाय द गॉड्स लेजेंडरीज, और बट नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम वॉज अवेलेबल। देखिए इसके बारे में हमें कहीं से पता नहीं चलता। ये क्या बोल रहा है कि पहले संगम पीरियड में जो मदुरई में हुआ था उसमें गॉड्स वगैरह आए थे जिन्होंने अटेंड किया था इसको, लेकिन इसका हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। दी सेकेंड संगम जो है, जो दूसरा संगम हुआ था, ये है कहाँ पर हुआ था?
कपदापुरम में, बट द ऑल द लिटरेरी वर्क्स हैज़ पेरिस्ड एक्सेप्ट तोल्कापियम। मतलब काफ़ी सारे लिटरेरी थे लेकिन वो पेरिस्ड हो गए, यानी कि नष्ट हो गए, मतलब टाइम के हिसाब से वो खत्म होते चले गए, लेकिन बचा क्या, सिर्फ तोल्कापियम बचा। यहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो तोल्कापियम टर्म ये आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, संगम एज से रिलेटेड है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये किस फर्स्ट में था, सेकंड में या थर्ड में, तो ये सेकंड में था। ठीक है, थर्ड संगम एज की बात करें तो जो थर्ड संगम था ये मदुरई में, यानी कि पहला भी मदुरई में हुआ और थर्ड भी मदुरई में हुआ। वॉज फाउंडेड बाय मुद्दा थिरुमरन। आपको इस तरीके से जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, मुद्दा थिरुमरन के द्वारा। इट वॉज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर पे जो पोइट्स या कवि हुआ करते थे उन्होंने इसको अटेंड किया था। हु प्रोड्यूस्ड वॉल्यूमिनस लिटरेचर, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी पोएम्स के माध्यम से, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे रिटर्न सोर्स हमें यहाँ से मिलता है। बट ओनली फ्यू हैड सर्वाइव्ड, जैसे कि हमने देखा कि बहुत पुराना टाइम पीरियड है तो कुछ ही लिटरेचर सर्वाइव कर पाए और कुछ टाइम के हिसाब से ख़त्म होते चले गए। आपको भी पता है इतनी पुरानी चीज़ें इतनी ईजिली मिल नहीं पाती हैं, तो बहुत ही कम सोर्सेज हैं हमारे पास संगम एज से लेके। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। तो यहाँ मैंने लिखा है संगम पीरियड डायनेस्टी। ठीक है, मॉडर्न डे सिटी आज क्या है, एंशंट कैपिटल उनकी उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है ये, और इनका एम्बलम आपको याद होना चाहिए। तो पहले देखें हम कौन है, चेराज, जिनकी मॉडर्न सिटी आज केरल, यानी कि जो केरल में ये रहा एरिया चेराज का, केरल में था, और इनकी एंशंट कैपिटल थी वंजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके चेरान सेंगुतवन, और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो मसूरी और टोंडी। इनके एम्बलम क्या थे, बो और एरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब हम चोलास की बात करें तो तमिलनाडु, और पांड्यास भी थे वो जब तमिलनाडु में ही थे। चोलास की बात करें तो इनका एंशंट कैपिटल था उययूर पुहार। कराईकल इनके रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर, और जो इनका पोर्ट था इंपॉर्टेंट वो कावेरी पटना था। ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये रहा कावेरी पटना, तो ये चोलास का था। ठीक है, टाइगर इनका एम्बलम था। पांड्यास की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में थे। मदुरई इनकी एंशंट कैपिटल थी, और नेदू चेलियान जो इनके इम्पॉर्टेंट रूलर थे, और जो इनके पोर्ट्स थे ये मुजरिस, कोरकाई, कावेरी, इस तरीके के नाम हैं इनके पोर्ट्स के, और कार्प जो है ये इनका एम्बलम था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप ऐसे टर्म सोचेंगे कि ये टर्म कहाँ से दे दिया, हमने तो ये पहली बार पढ़ा है, तो वो टर्म्स यहाँ से आते हैं, मैं आपको करवा देती हूँ। तो तोल्कापियम जिसके बारे में हमने पता किया, जहाँ से हमें पता चलता है थोड़ा ही सही, लेकिन यही एक सोर्स था जो बचा हुआ था, यानी कि जो सेकेंड संगम एज का टाइम पे था, जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पे, कद्दापुरम में। और सारे लिटरेरी जो वर्क्स थे उस टाइम के वो फिनिश्ड हो गए थे, लेकिन तोल्कापियम बचा हुआ था। तो तोल्कापियम के बारे में क्या बोलते हैं, तोल्कापियम वॉज ऑथर्ड बाय तोल्कापियर। तो सबसे पहले आपको बुक या रिटर्न में जो भी सोर्स मिला है उसके बारे में, और उसको किसने लिखा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो तोल्कापियर ने लिखा है तोल्कापियम, तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा, दोनों में तोल्का तोल्का लग रहा है। एंड इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेरी। तो ये माना जाता है कि सबसे पुराना तमिल लिटरेरी वर्क्स है हमारे पास, लिटरेचर में जो अगर लिखा हुआ है तो सबसे पुराना है ये, मतलब इससे पुराना कोई सोर्स हमारे पास नहीं है। तो इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर का वर्क है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम। तो ये हमें क्या बताता है, इसमें तमिल ग्रामर के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें और भी क्या प्रोवाइड कराता है, इंसाइट्स, यानी अंदर की बातें, किसकी, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक, यानी राजनीतिक क्या चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक चीज़ें कैसे वहाँ पे चलती थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें तोल्कापियम से पता चलती है। इत्तुगोई ये भी एक रिटर्न सोर्स है हमारे पास, जिसमें 8 एंथोलॉजीज के बारे में बताया गया, कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स, यानी 8 लोगों का वर्क है इसमें, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन गुरु नुरु नारायणी दे, आपको नाम इनके अजीब अजीब से मिलेंगे, तो बस आप इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा बस। हाँ, इट्टुगोई रिलेशन किससे है, संगम लिटरेचर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें कि पट्टू पट्टाई, जो कि 10 आइडियल्स कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स थे, ये भी आपको नाम याद रखना है। तो ये इनके 10 वर्क्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या आता है, पैथिनन किल कनंकू कंटेन्स 8 वर्क्स अबाउट एथिक्स और मॉरल्स। अब ये एग्जाम में आपको ये टर्म दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि ये क्या किसके बारे में बात करता है। तो ये बात करता है अबाउट 8 वर्क्स, किसके बारे में, एथिक्स और मॉरल्स के बारे में, जो कि रिलेटेड है संगम एज से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज वर्क्स इज, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो क्या था,
तिरुकुरुल, ठीक है, जो कि ऑथर्ड बाय थिरुवल्लुर। आपको इससे भी ध्यान रहेगा, वल्लुवर ने लिखा है तिरुकुरुल को, ठीक है, द तमिल ग्रेट पोइट एंड फिलोसोफर। तो वल्लुवर क्या थे, ये तमिल के पोइट थे और फिलोसोफर थे जिन्होंने लिखी है तिरुकुरल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आता है, तो इस सोर्स से निकल के हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इसमें हमें किस बारे में बताया गया है, एथिक्स और मॉरल्स के बारे में डिटेल दी गई है कि उस टाइम पे किस तरीके से चीज़ें चला करती थी। दी टू एपिक्स, अब यहाँ पे 2 एपिक्स हैं हमारे पास, जिसका नाम है सीलापत्थी करामिस रिटन बाय एलांगो एदिगल, ठीक है, एंड मनी मेघलाई बाय सीतालाई सतान्र। आपको इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 2 एपिक्स हैं, एक ये हो गया सीलापत्थी करामिस जो कि इन्होंने लिखा है एलंगो ने, और मनी मेघलाई जो कि लिखा है सीतालाई ने। दे वर प्रोवाइड, यानी कि दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट संगम सोसाइटी एंड पॉलिटी, यानी कि ये सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है संगम एज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिटर्न डिटेल्स पता चलती हैं। सबसे पुरानी कौन सी है, तोलकापियम, बस इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो अब हम इन तीनों राज्यों के बारे में बात करेंगे, चेरा, चोलाज और पांड्याज। तो सबसे पहले हम चेरा की बात करें, तो चेरा जो थे ये रूल करते थे ओवर लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न डे केरल। जो आज केरल है उस पर इनका रूल था। वंजी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आएगा, कॉमा आएगा। वंजी वॉज द कैपिटल, मैंने पीछे बताया किसकी, चेराज की। और मुसीरी एंड टोंडी वर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स थे इनके इन दिस पीरियड। और एम्बलम क्या था इनका, बो और एरो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। कैपिटल क्या थी, वंजी, और मसूरी टोंडी क्या थी, इनकी पोर्ट थी, और जो इनका एम्बलम था बो और एरो था। साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, आप भी रिपीट करके याद करते जाएंगे, अभी के अभी याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। द फर्स्ट सेंचुरी पुगालुर इंस्क्रिप्शन, अब आपको ध्यान रखना है पहली इंस्क्रिप्शन की बात हुई है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में कोई पुगालुर इंस्क्रिप्शन करके था, रेफरेंस करता है 3 जनरेशन ऑफ चेराज किंग, यानी कि बताता है कि चेराज में, चेरा के रूलिंग के टाइम पे 3 जनरेशन्स का रूल चला था उस टाइम पे। अब आगे देखते हैं हम, सेंगुतवन, ठीक है, सेंगुतवन जो है ये 2nd सेंचुरी सीई का है, वॉज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। अब तक हमने एक भी रूलर के बारे में नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली ये रूलर जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है सेंगुतवन, ठीक है, जो कि 2nd सेंचुरी सीई के प्रोमिनेंट, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं चेरा डायनेस्टी के। द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ सेंगुतवन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द एपिक शिलापत्थीक्रमण। अब ये नाम आ गया, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि एक एपिक है, एक रिटर्न सोर्स है हमारे पास शिलापत्थीक्रमण, इसमें हमें किस राजा के अचीवमेंट्स, मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो हम मेंशन करेंगे सेंगुतवन के बारे में हमें बताया गया है, जो कि चेरा डायनेस्टी के बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है, जो बताते हैं हमें अबाउट हिज हिमालय एक्सपीडिशन। शिलापत्थीकरण में किसके बारे में बताया गया, हिमालय एक्सपीडिशन के बारे में, ठीक है, वेयर ही वैंक्विस्ड मैनी रूलर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वेयर ही वैंक्विस्ड मैनी रूलर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया से इनका काफ़ी वो था। सेंगुतवन की बात करें, सेंगुतवन इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु द पत्नी कल्ट। तो सेंगुतवन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में द पत्नी कल्ट, जिसे बोलते थे हम, क्या हो जाएगा कि तमिलनाडु का रिलेशन किससे, पत्नी कल्ट से, और द वर्शिप ऑफ कन्नागी एज द आइडियल वाइफ। तो सेंगुतवन ने इंट्रोड्यूस किया था इन तमिलनाडु में पत्नी कल्ट या फिर वर्शिप ऑफ कन्नागई एज द आइडियल वाइफ, यानी वाइफ को आप पूछ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहले थे जिन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था चाइना में फ्रॉम साउथ इंडिया से। तो साउथ इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने साउथ इंडिया से चाइना में अपना एम्बेसडर भेजा था, तो वो चेरा के रूलर थे, जो इनका नाम था सेंगुतवन, ठीक है, ये फर्स्ट राजा थे ऐसे। अब हम बात करेंगे चोला के बारे में, जो कि तमिलनाडु से थे, ठीक है, इस साइड का एरिया इनका पड़ जाता है, तमिलनाडु नहीं हुआ ना उस टाइम पर, उस टाइम पे वही पार्ट था। अब इनके बारे में हम बात करें, इनिशियली द कैपिटल ऑफ द चोलाज वार उरैयूर, यानी कि उरैयूर। पहले क्या था, स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल थी चोलास की वो उरैयूर थी। लेटर इट वॉज शिफ्टेड टू पुहार, यानी कि बाद में पुहार में शिफ्ट हो गई, ऑल्सो कॉल्ड फुमफुहार। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि देखिए आपसे क्या करा जाएगा ना कि चोलास, चेराज और पांड्याज लिख दिए जाएंगे और इनकी कैपिटल्स यहाँ लिख दी जाएंगी, फिर पूछा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है, तो कैपिटल्स आपको ध्यान रखना है। किंग कराइकल वॉज अ प्रोमिनेंट किंग ऑफ संगम चोला डायनेस्टी। अब चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट कौन से आए, कराइकल, ठीक है,
दी इंसिग्निया या एम्बलम क्या था इनका, टाइगर, ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ। अब बात करते हैं पत्तिना पलाई रिटन बाय कदियालुर। ठीक है, क्या नाम है, पत्तिना पलाई, ये किसने लिखा है, कदियालुर ने। ये नाम थोड़े वैसे लगेंगे आपको क्योंकि साउथ में थोड़े इस तरीके के नाम ही होते हैं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो पत्तिना पलाई लिखी गई है, एक रिटन सोर्स है जो कदियालुर ने लिखा है। आपको पूरा नाम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, आगे का ये आप पढ़ लेना। डेपिक्ट्स हिज लाइफ एज वेल एज मिलिट्री अचीवमेंट्स। तो कदियालुर ने जो पत्तिना पलाई लिखी है उसमें वो अपनी लाइफ और अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइम का, उस टाइम का व्यक्ति है। वेरियस संगम पोएम्स मैंशन एट द बैटल ऑफ वेनी। जो बहुत सारे संगम पोएम्स जो हुई है ना उस टाइम पे, पोएम्स काफ़ी ज़्यादा लिखी जाती थी, तो वो मैंशन है द बैटल ऑफ वेनी वेयर ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ द चेराज पांड्याज एंड 11 स्मॉलर चिफ्टेंस। देखिए क्या हुआ था, जब चेरा चोला पांड्याज आए थे ना, तो इनके जब खत्म होने का टाइम आया था, डिक्लाइन का, तो उस टाइम पे कुछ स्मॉल स्मॉल रीजन्स में ना चिफ्टेंस आए हुआ करते थे, मतलब उन्हीं के अंडर जो काम करते थे वो रह गए थे, वो राज्यों को संभाल रहे थे, तो इन सब का एक दूसरे से रिलेशन था। ठीक है, वहाइप परांडलाई आप पढ़ लेना, वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल फाउट बाय कराईकल। तो कराईकल ने काफ़ी सारे बैटल फाउट किए थे, तो उनके बैटल के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहा था, किसके टाइम पे, चोलास के टाइम पे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो लोकेशन है वो पोर्ट, हर तरफ पानी है, यानी कोस्टल रीजन है, तो यहाँ से तो पोर्ट बहुत इजीली होता था और पैसा भी अच्छा खासा इनकी उस टाइम पे अर्निंग होती थी। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इरीगेशन टैंक्स, इन्होंने इरीगेशन टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नियर कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के पास चोलाज ने इरीगेशन टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब कि खेती करने के लिए। ठीक है, टू मेक अवेलेबल वाटर फॉर रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, यानी कि पानी हमें जब ज़रूरत पड़े खेती करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फार्मिंग के लिए, तो वहाँ पे हम उस टैंक से उस पानी का यूज़ कर सके, इसलिए वहाँ पे बनाए गए थे। तो उस टाइम पे ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, तो ये सब चीज़ें आपको चोला के राज्य के बारे में याद रखना है। अब हम बात करेंगे पांड्यास के बारे में। पांड्यास का क्या है, पांड्यास का रीजन जो है ओवर द साउदर्न रीजन ऑफ मॉडर्न डे तमिलनाडु। द पांड्याज रीजन कहाँ पे है, साउदर्न रीजन ऑफ मॉडर्न डे तमिलनाडु, यानी आज का जो तमिलनाडु है हमारा नीचे का, तो इसके भी साउदर्न रीजन में कौन थे, पांड्याज थे। मदुरई इनकी कैपिटल थी, मैंने करवा दिया है, और कार्प जो है इनका एम्बलम था। किंग कौन थे, तो नेंदू चेलियान इनके किंग थे। वॉज ऑल्सो कॉल्ड, अब देखिए नेंदू चेलियान से नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अरियप्पा दई कदनाथ और नेंदू चेलियान, तो ये किसका नाम था, तो आपको नेंदू चेलियान तो वैसे भी पता चल जाएगा, यहाँ पे भी नेंदू चेलियान है और यहाँ पे भी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि इन्हीं का नाम है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अब देखिए कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, माइथोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है कि द कर्स ऑफ कन्नगी वाइफ ऑफ कोवलन बर्ंट एंड डिस्ट्रॉयड मदुरई। कौन, कन्नगी थी जो कि वाइफ थी किसकी, कोवलन की, इन्होंने क्या किया था, जला दिया था और खत्म, नष्ट कर दिया था मदुरई, यानी कि किसकी कैपिटल को, पांड्यास की कैपिटल को किसने नष्ट किया था, कन्नगी, जो कि वाइफ थी कोवलन की, ये ध्यान रखना है। अब बात करें, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सी पोर्ट ऑफ कोरकई वॉज मैंशन इन मदुरई कंजी। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करती थी पांड्याज की, यानी कि उनके जो सी पोर्ट से जो सामान का ट्रेडिंग होता था, उसके बारे में मेंशन है कहाँ पे, मदुरई कंजी में, विच वॉज रिटन बाय मनगुड़ी मरुथर। देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदुरई कन्नजी किसके द्वारा लिखी गई थी, मनगुड़ी मरुथनार के द्वारा, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखा गया है। द पांड्या रूलर्स ड्यूरिंग द संगम एज, ठीक है, टू डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ कालभार्स, यानी कि जो पांड्याज का जो रीजन था वो संगम एज के टाइम पे शुरू हो गया था डिक्लाइन होना। किसने इन्वेजन किया था इनके टाइम पे, पांड्याज पे किसने इन्वेजन किया था, किसका आक्रमण हुआ था, तो कालाभर्स का हुआ था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपको स्टोरी जाननी है, स्टोरी किसी और चैनल पे जाके पढ़ लेना, मैं सिर्फ पॉइंट के, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके वीडियोस देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। संगम एज की बात करते हैं, इसकी सोसाइटी में क्या क्या चलता था, कैसी सोसाइटी थी, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं यहाँ से। तोलकापियम रेफर्स टू द, देखिए संगम एज के बारे में ये वीडियो से बाहर जाके कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, सारा का सारा मैंने इसमें दे दिया। तो अगर एक वीडियो 1 घंटा लगा के भी आपको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए कहीं और।
संगम सोसाइटी की बात करें तो तोलकाप्पियम रेफर्स टू द 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड, यानी कि जो तोलकाप्पियम था उसने हमें बताया है, जो बुक थी, सबसे पुरानी बुक थी, लिटरेचर था जो, कि 5-fold डिवीजन हुआ करते थे उस टाइम पे लैंड्स के। क्या किस तरीके से हुआ करता था वो हम पढ़ेंगे। द पीपल लिविंग इन दिस 5 डिवीजन हैड देयर रिस्पेक्टिव चीफ ऑक्यूपेशन, यानी कि जब एक ज़मीन था, मान लीजिए एक ज़मीन थी, इसके 5 तरीके से डिवीजन हुआ करते थे। मान लो इस तरीके से हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, सॉरी, मान लीजिए 5 तरीके से ये हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये इन पे क्या था, अलग अलग ज़मीन पे जो हमने बांटे, डिवाइड किया, उन पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, एज वेल एज देयर गॉड्स एंड फॉलोअर्स। गॉड्स भी उनके अलग थे, जिस तरीके से आज हम रिलीजन बोल सकते हैं, अलग अलग सबके भगवान होते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इस तरीके से ही यहाँ पर। तो लैंड डिवीजन की बात करते हैं, क्या क्या नाम था। फर्स्ट लैंड डिवीजन था कुरिंजी, मुल्लाई, मरुदम, नेदल और पल्लाई। ठीक है, तो इनके चीफ डाइटी थे, यानी कि इनके गॉड्स कौन थे। कुरुंजी के जो चीफ थे वो थे मुरुगन। मुल्लाई के जो चीफ डाइटी थे विष्णु, यानी कि मायोन। और मरुदम यानी कि इंदिरा। ये मैच द फॉलोइंग में एज इट इज़ आ सकता है, तो पढ़ना आपका जिम्मेदारी है। और नेदिल की बात करें तो वरुणन, और पल्लाई की बात करें तो कोराबाई। तो ये इनके चीफ डाइटी थे। अब इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी। कुरिंजिनी जो लैंड डिवीजन था, उनकी ऑक्यूपेशन थी हंटिंग और हनी कलेक्शन की, यानी कि हंट करना, यानी जानवरों को, तो जो भी हंटिंग, शिकार करना, और हनी कलेक्शन करना। मुलाई की बात करें, उनका ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग का एंड डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि पशु जो डेयरी प्रोडक्ट्स देते थे, यानी कि दूध वगैरह, उन पशु का पालन करना और उनके डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब प्रोडक्शन का काम करना। मरुदम की बात करें, जो कि इंदिरा इनके डाइटी हुआ करते थे, तो कल्चर से मतलब आप लिंक कर सकते हो कि इंदिरा यानी कि पानी। ठीक है, तो पानी की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में। यहाँ से एग्रीकल्चर से क्या रिलेटेड है, मरुदम का, इस तरीके से पढ़ लेना। नेदल की बात करें तो वनुनन, जिसमें फिशिंग, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम था, ये इनकी ऑक्यूपेशन थी। पलाई की बात करें तो कोराबाई, जिसमें रॉबरी यानी कि चोरी का, देखिए चोरी भी उस टाइम पे एक तरीके से रॉबरी यानी कि ऑक्यूपेशन माना जाता था। ऑल्सो टोलकाप्पियम ऑल्सो रेफर्स टू 4 कास्ट, 4 कास्ट हुआ करती थी, ये सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 4 कास्ट हुआ करती थी उनकी। पहली कास्ट थी अरासर, विच वॉज द रूलिंग क्लास। ठीक है, और अंथानार्स, आप पढ़ लेना, अंथानार्स के बारे में बात करें, विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द संगम पॉलिटी एंड रिलीजन। तो इसमें हमें क्या पता चलता है इस कास्ट में, जो कि पॉलिटी और रिलीजन का काम नहीं संभालते थे। वनीगर्स के बारे में बात करिए, ट्रेड और कॉमर्स देखते थे। और वेलर्स वर, एक मिनट, हाँ, वेलालास वर एग्रीकल्चरिस्ट। आपको याद होगा कि हमने लेटर वैदिक में पढ़ा था कि ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, और वैश्य होते थे और शूद्र। ये क्या करते थे, प्रिस्ट थे, ये वॉर करते थे, ये ट्रेड और मर्चेंटाइल का काम संभालते थे, कॉमर्स का। और ये शूद्र थे, यानी कि लोअर, यानी छोटे काम करने। तो आपको दिख नहीं रहा कि ये चीज़ें भी कुछ कुछ वैसी हैं। रूलिंग क्लास यानी कि कुछ नहीं करना, ब्राह्मण्स को मान सकते हो। पॉलिटी और रिलीजन मतलब अपने राज्य की देखभाल करना, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, तो कुछ कुछ क्षत्रियों जैसा रिलीजन हो रहा है। और वनीगर्स का तो वैश्य से रिलेशन ही हो रहा है, ट्रेड और कॉमर्स का। ठीक है, और वेल्लास हो गए एग्रीकल्चरिस्ट, जो लोअर काम संभालते थे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अदर ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, तो परथावार, पन्नार, अइनार, कादम्बर, मारावर, पुलैयार वर ऑल्सो फाउंड इन संगम सोसाइटी। तो ट्राइबल्स से क्वेश्चन आजकल के अगर हम ट्रेंड में देखें सिविल सर्विसेज में, तो ट्राइबल से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 स्टार बना दूंगी। ये मत बोलना पहले बताया नहीं, ट्राइबल ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं कि संगम टाइम पे, कि संगम लिटरेचर या संगम सोर्स के टाइम पे, संगम एज के टाइम पे जो ट्राइबल्स थे वो कौन कौन थे, इनके नाम दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्राइबल्स किस टाइम पीरियड के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक थोडाज, इरुल्स, नागाज, वेदियार्स ऑल्सो लिव्ड इन दिस पीरियड। थोड़ा सा और रह गया है, ख़त्म हो जाएगा, 1-2 पेज और है। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें, देखिए पॉलिटी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो हम इसके बारे में भी छोड़ेंगे नहीं। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है ताकि 2 पेज में आ जाए, आप कंप्लीट कर लेना। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस टाइम पे जो क्या होता था, जो पॉलिटी थी, हेरिडिटी मतलब क्या हुआ, जो राजा था उसी का अंश, यानी कि उसी का बेटा, जिसको वो चाहेगा राज्य देना, उसके हाथ में ये राज्य जाता था। तो मोनार्की मैंने आपको बताया था ना कि एक ही फैमिली, एक ही खानदान या एक ही राजा के हिसाब से वो पूरा राज्य चलता था। मान लीजिए कि अगर जैसे
अभी भी क्वीन और किंग का ज़माना है यूके में, तो इस तरीके से आप मान के चलते हैं कि एक ना एक हेड होता था उसी फैमिली से जो पूरा राज्य और का सिस्टम संभालता था, जिसके इशारों पे मतलब जिसके कमांड पे पूरा का पूरा काम होता था। तो उस टाइम पे यही चीज़ थी संगम पीरियड में, ठीक है। द किंग हैड टू टेक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर, जो किंग था वो अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस लेता था, अपने कोर्ट पोइट से एंड द इम्पीरियल कोर्ट और अवई, तो इनसे ये एडवाइस लिया करता था। ये नहीं था कि उनके उस टाइम पे अगर कवियों का टाइम ज़्यादा था, कविताएं ज़्यादा लिखी गई थी तो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। जो किंग था वो इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में एडवाइस लिया करता था। चेरा की बात करें तो चेरा किंग्स एज्यूम्ड टाइटल लाइक, जो अब चेरा के बारे में बात हो रही है कि चेरा के जो किंग हुआ करते थे उन्होंने कौन कौन से टाइटल्स एज्यूम किए थे, अपने आप को खुद ही दिए थे। वन्नवारम्बन और वनावन, कुत्तुवन और इरुमपोराई एंड विल्लवार, तो ये सारे इनके क्या थे, टाइटल्स थे जो इन्होंने खुद को दिए थे। द चोला किंग ने क्या अज्यूम किया था टाइटल, सेनी, वल्लवन। देखिए वल्लवन जैसा कुछ आपको दिखेगा तो ये वन्नवन है और ये वल्लवन है, ध्यान रखना कि ये चोला का है। और कीली। पांड्याज ने क्या लिए थे, थेनेवर और मिनावर, ये इनके टाइटल्स थे जो उन्होंने खुद को दिए थे। ईच ऑफ द संगम डायनेस्टीज हैड अ रॉयल एम्बलम, सारे संगम डायनेस्टी का खुद का रॉयल एम्बलम हुआ करता था, जो मैंने करवा दिए हैं इन तीनों के, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इंपीरियल कोर्ट और अवई वॉज अटेंडेड बाय द नंबर ऑफ चीफ एंड ऑफिशियल्स, जो इंपीरियल कोर्ट हुआ करते थे, कोर्ट को क्या अवई बोला गया है, तो ये टर्म इग्नोर मत करते थे चलना कि अरे अवई तो ऐसे ही बोल दिया, किसको बोला गया, कोर्ट को। वॉज अटेंडेड बाय नंबर ऑफ चीफ्स और ऑफिशियल्स, मतलब कि बहुत सारे चीफ और ऑफिशियल्स जो थे वो अटेंड करते थे कोर्ट को, यानी अवई को अटेंड करते थे। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ लार्ज बॉडी, जो किंग थे बहुत ही लार्ज बॉडी के द्वारा ऑफिशियल्स जो हुआ करते, जैसे आज के टाइम पे भी देखते हैं अगर पीएम है तो उनको कौन असिस्ट करते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे क्या क्या है, उनके खुद की काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पास भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो इनको मतलब इनको अपने मतलब विचार देते थे कि हाँ आपको इस तरीके से राज्य चलाना चाहिए, और उस टाइम के किंग जो है इनकी बातों को सुनते भी थे। हु वर डिवाइडेड इंटू 5 काउंसिल्स, ठीक है, बता देना कि 5 काउंसिल्स में डिवाइड थे। देवर मिनिस्टर्स क्या हो गए, अमीचर। यहाँ मैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगम पीरियड में मिनिस्टर्स को क्या बोलते थे, अमीचर। प्रिस्ट को क्या बोलते थे, अंथनार। मिलिट्री कमांडर्स को क्या बोलते थे, सेनापति। देखिए बहुत इजी हो गया, मिलिट्री कमांडर्स को सेनापति बोलते हैं। एनवॉयस को बोलते थे थूथर, और स्पाइस को बोलते थे ओरार। तो आपको ये पांचों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर द पॉलिसीज ऑफ द किंग वर कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ऑफ द काउंसिल्स। जो पॉलिसीज होती थी ना किंग की, वो कौन कंट्रोल करता था, एक सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस हुआ करते थे काउंसिल्स के, वो इन्हें कंट्रोल करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, शिलापदिक्रमण, ठीक है। शिलापदिक्रमण ये हमने पीछे पढ़ा है, ये क्या रेफर करता है, 2 काउंसिल के बारे में। क्या काउंसिल का नाम है, एम पेरुकुनलु और एन पेरियारम, तो आपको ये ध्यान रखना है। दी वैसे नाम इनके बहुत गजब है। द एम पेरुनकुलु और द काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एम पेरुनकुलु है ये काउंसिल्स ऑफ 5 मेंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये 5 मेंबर की काउंसिल्स थी, वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये इनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे। आप आज भी पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि पीएम के भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो उस टाइम पे एम पेरुनकुलु के भी 5 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब हम इसकी बात करें, द एनपरयम और द ग्रेट असेंबली यानी कि पेरायम कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। अब आप देखना काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में 5 मिनिस्टर्स थे, 5 मेंबर्स थे, और ग्रेट असेंबली यानी कि एनपेरियामन में क्या थे, 8 मेंबर्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। आप प्लीज़ इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेना। दिस वर्कड एज एन, एक बार में नहीं याद होगा, 4-5 बार जब आप पढ़ोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। जैसे कि आपको तोलका पीएम तो अभी ही याद हो गया होगा, और ये शिलापदिक्रमण जो मैंने पीछे उसके बारे में बताया ये भी हो गया होगा। दिस वर्कड वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है उसके लिए ये तीनों काम करते थे। दीज 2 असेंबलीज, दैट ऑफ द 5 एंड दैट ऑफ द 8 फंक्शनड एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पहला और दूसरा ये किस तरीके से काम करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के जैसे काम करते थे। थ्रू देयर फंक्शंस वाज जनरली एडवाइजरी इन करेक्टर्स, इनके जो फंक्शंस थे वो एडवाइजरी थे, बाइंडिंग नहीं थे। एडवाइजरी मतलब इनकी एडवाइस, इनका काम था सिर्फ एडवाइस देना। इनकी जो एडवाइस है वो राजा पे
बाइंडिंग नहीं थी, यानी कि राजा राजा कुछ भी तरीके से वो नहीं था बंधा हुआ कि इनकी एडवाइस को माने ही माने, तो एडवाइजरी नेचर था इनका। हाउ एवर देयर एडवाइस वाज रेयरली रिजेक्टेड बाय द किंग, तो रेयरली ही रिजेक्ट किया करते थे, मतलब मोस्टली टाइम इनकी चीज़ों को मान लिया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने इन दोनों की बात करनी थी, ये दोनों कौन सी, एमरपुनकुलू और एनाप्रयानम, यानी कि 5 काउंसिल्स और ये 8 मेंबर्स, इनकी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं रब कर देती हूँ, बहुत किचपिच हो गई है। अब हम बात करें, द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड, जो मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। कब, संगम एज में। ईच रूलर हैड अ रेगुलर आर्मी, हर रूलर के अंडर एक रेगुलर आर्मी हुआ करती थी, एंड देयर रिस्पेक्टिव, अभी क्या नाम बोला गया है, कोदी मरम, हाँ कोदी मरम, जो कि टुटेलरी ट्री हुआ करता था। किसके अंदर है, हर रेगुलर आर्मी के, हर रूलर के अंदर एक रेगुलर आर्मी हुआ करती थी। फर्दर बात करें, लैंड रिवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम, यानी कि जो लैंड से रिवेन्यू, यानी कि जो ये ज़मीन से कमाते थे, जो रिवेन्यू इनको मिलता था, राजस्व जो इनको मिलता था, वो मेनली कहाँ से, लैंड से मिलता था स्टेट को इनकम में, यानी स्टेट चलाने के लिए। वाइल कस्टम ड्यूटी वॉज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का नाम आया, यानी कि इस टाइम पे फॉरेन से भी ट्रेड हुआ करता था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संगम एज में फॉरेन ट्रेड हुआ करता था और उस टाइम पे उनमें कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। आपको इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस उठा के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। द पत्तिनापलाई रेफर करता है कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ फुलार, ठीक है। पता बताते हैं कि मतलब सी पोर्ट हुआ करता था, वहाँ से ट्रेड हुआ करता था, कौन बताता है, पत्तिनापलाई। ऑल्सो बात करें, बोटी कैप्चर्ड इन वॉर्स वॉज ऑल्सो अ मेजर इनकम टू द रॉयल ट्रेजरी, मतलब कुछ भी चीज़ें वॉर्स के टाइम पे जो कैप्चर कर लिया करते थे, पकड़, जो जीतता था वो बाकी सामने वाले से, जो इंसान हारता था उसके पास जो भी सामान होते थे वो ये कैप्चर कर लिया करते थे, और वो भी इनके जो खजाने में बरकत लेके आता था। रोड्स एंड हाईवेज वर वेल मेंटेन्ड उस टाइम पे, एंड गार्डेड नाइट्स एंड डे टू प्रिवेंट रोबरी एंड स्मगलिंग, यानी उस टाइम पे रोबरी और स्मगलिंग मैंने बताई, ये भी एक ऑक्यूपेशन हुआ करता था, जिनको लैंड्स अलग से दिए गए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑल्सो ऑफ द 3 क्राउडेड मोनार्क, यानी कि क्राउंड मोनार्क्स थे चेरा, चोला और पांड्यास, तो 3 मोनार्क्स थे। चोलास कंट्रोल द फुल्ली इरीगेटेड फर्टाइल कावेरी, आपको दिखा देती हूँ मैं लोकेशन। जो चोलास थे इन्होंने क्या किया था, जो फुल्ली इरीगेटेड एरिया था, फर्टाइल लैंड, उस पर इनका कंट्रोल था। कौन, चोलास। सिर्फ रिवर सी रिवर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, तो इस पूरे एरिया पे चोलास का कंट्रोल था। तो इनका क्या था, इनकी लैंड बहुत फर्टाइल थी, तो इनकी खेती से ही बहुत ज़्यादा इनको पैसा मिलता था। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, तो कावेरी बेसिन था विद देयर कैपिटल उरैयूर। अब पांड्यास की बात करें, रूल्ड ओवर पेस्टोरल एंड लिटोरल पार्ट्स ऑफ द कैपिटल एट मदुरई, तो यानी कि पेस्टोरल और लिटोरल में तो इनका भी थोड़ा बहुत काम चल जाया करता था। चेराज हैड देयर स्वे ओवर द हिली कंट्री इन द वेस्ट विद वंजी गौर कैपिटल, सब कैपिटल्स मैंने करवा दिए थे, आप पढ़ लेना। अब हम वुमेन्स की पोजीशन, यानी कि औरतों की उस टाइम पे क्या स्थिति थी, संगम एज में क्या पोजीशंस औरतों को दी जाती थी, हम वो पढ़ेंगे। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द संगम लिटरेचर टू ट्रेस द पोजीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग द संगम एज, तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत कम सोर्स है हमारे पास वुमन की जो पोजीशन हमें बताता है संगम एज में। वुमन पोइट्स लाइक अवैयूर, अवैयार, नचालेर, और ये सारे नाम पढ़ लेना, फ्लोरिस्ड इन दिस पीरियड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू तमिल लिटरेचर, ये वुमन पोइट्स हुआ करती थी, इनके नाम हैं ये, जिन्होंने उस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूट किया था तमिल लिटरेचर में। द करेज ऑफ वुमन वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड इन मैनी पोएम्स, ठीक है, इसमें कुछ समझाने से नहीं, आपको इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। करपू और चेस्ट लाइफ वॉज कंसिडर्ड द हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ मैन, वुमन सॉरी, जो करपू और चेस्ट थे, यानी करपू को ही चेस्ट बोला जाता था, लाइफ ऑफ कंसीडर, जो उनकी लाइफ थी वो कंसीडर की जाती थी एज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वुमन, यानी जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेजेंडरी है, तो उस वुमन को एक कंसीडर किया जाता था ऐसे एज अ करपू और चेस्ट, ठीक है। लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, बहुत ही कॉमन था उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे भी कॉमन नहीं है। वुमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स, औरतें अपने जीवन साथी जिससे शादी करनी है उस टाइम पे डिसाइड कर सकती थी, उस टाइम पे कोई कास्ट रिलेशन, इंटर कास्ट का कुछ पंगा नहीं था, जो औरत जिससे चाहती थी उस टाइम पे उससे शादी कर सकती थी संगम एज में। हाउ एवर, देखिए आज भी साउथ में ना कास्ट सिस्टम मेरे हिसाब से नॉर्थ के हिसाब से कम है, तो ये चीज़ उस टाइम वहाँ पे अच्छी है।
हाउएवर लाइफ ऑफ विडोज़ वर मिजरेबल, यानी कि जो विडोज़ की लाइफ थी वो फिर भी कुछ अच्छी नहीं थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट। एक तरफ आप क्या कर रहे हो, औरतों को अधिकार दे रहे हो कि वो अपने जिससे शादी करना चाहती हैं उसको वो अपने आप चुन सकें, और दूसरी तरफ आप सती जैसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई यहाँ पे वुमेन की पोजीशन का क्या किया इन्होंने फिर। ठीक है, फाइन आर्ट की बात करें, क्या आर्ट्स थी, तो पोइट्री थी, म्यूजिक, डांसिंग वर पॉपुलर अमंग द संगम एज। मैं फास्ट करवाऊंगी, आप पढ़ लेना। लिबरल डोनेशन वर ऑल्सो गिवन, यानी डोनेशन हुआ करते थे पोइट्स को बाय किंग, चिफ्टेंस और नॉवेल्स के द्वारा। ठीक है, पोइट्स थे, कोर्ट में पोइट्स रखते थे गाने बजाने के लिए, पोएम्स कवि करने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ तो आप दोगे ना। तो दी रॉयल जो रॉयल कोर्ट्स थे वर क्राउडेड विद सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड पन्नार और विरालियार। ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, मैं लिख के दे रही हूँ, याद रखना। ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर टकराएंगे सिविल सर्विसेज के, कि ये रॉयल सिंगिंग ब्राड्स थे किसके टाइम पे, संगम एज में। दे वर एक्सपर्ट्स इन फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेज में भी। द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग वर हाईली डेवलप्ड। जो आर्ट था म्यूजिक और डांसिंग का वो बहुत डेवलप था। अ वेराइटी ऑफ यज्स एंड ड्रम आर रेफर्ड इन द संगम लिटरेचर। यज्स थे और ड्रम्स थे। ठीक है, डांसिंग वॉज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय कनिगियार। डांसिंग वॉज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय कनिगियार। कनिगियार के द्वारा जो है डांस परफॉर्म किए जाते थे। कुथू वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। क्या है, कोथू करके कुछ नाम था या कुथू है, ये मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट था पीपल्स के लिए वहाँ के, ये ध्यान रखना है। टर्म से ही पूछ लिए जाते हैं यार आज के टाइम पे। बात ये है कि एक टर्म लेके लिख के दे देंगे आपको, इसका किससे रिलेशन आप मुझे बता दीजिए, तो कैसे याद रखेंगे आप, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बताओगे। इकोनॉमी बात करें संगम एज की, तो एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, मैंने बताया कि मोस्टली लैंड जिनके पास फर्टाइल थी तो एग्रीकल्चर इनके लिए टॉप प्रायोरिटी थी। हैंडीक्राफ्ट जो था ऑफ द संगम पीरियड वॉज ऑल्सो पॉपुलर। उस टाइम साउथ में आज भी हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बोथ इंटरनल और फॉरेन ट्रेड वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, संगम एज में। आफ्टर द असेंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर, या जब रोमन एम्पायर आए थे, द रोमन ट्रेड एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। जो रोमन ट्रेड था अज्यूम्ड क्या था, इंपॉर्टेंस उस टाइम पे। दी पोर्ट सिटी थी वहाँ पे, आपको ये पोर्ट सिटी पूहर आपको याद रखना है। बिकेम एन एपोरियम ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के लिए। अ बिग शिप्स एंटर्ड दिस पोर्ट विद प्रीशियस गुड्स। कहाँ पे आते थे, एक पुहर नाम का पोर्ट सिटी था, यानी कि एक बंदरगाह था। ठीक है, वहाँ पर फॉरेन ट्रेड हुआ करते थे, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स एंटर किया करती थी बहुत सारे गुड्स, यानी प्रीशियस, यानी कि कुछ लग्जरियस सामान के साथ। द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ द संगम एज वर कॉटन, फैब्रिक। क्या क्या एक्सपोर्ट होते थे, यानी कि कौन सी चीज़ें जो हैं हम इंडिया से बाहर भेजते थे साउथ से, कॉटन्स थे, फैब्रिक हुआ करती थी, स्पाइसेस हुआ करते थे यानी मसाले, जैसे पेपर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जिंजर, अदरक, कार्डमन, सिनेमन, मतलब कि दालचीनी, इलायची, हल्दी, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, जो देश से बाहर हम बेचते थे। वाइल गोल्ड, हॉर्सेज, स्वीट वाइन्स वर द चीफ इम्पोर्ट्स। हम इम्पोर्ट क्या करते थे, आयात क्या करते थे, खरीदते क्या थे, तो गोल्ड खरीदते थे हम, हॉर्सेस खरीदते थे और स्वीट वाइन। ठीक है, मदिरा जिसे बोलते हैं। एंड बात करें संगम एज की, देखिए 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कराऊंगी, इसके बाद हम जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है वो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। एंड ऑफ द संगम एज की बात करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी AD होगा शायद से यहाँ पे, द संगम पीरियड स्लोली विटनेस्ड इट्स डिक्लाइन। मतलब कि 3rd सेंचुरी के बाद जो है संगम एज जो है डिक्लाइन होने लग गया। जो कालाभर्स आए थे, ऑक्यूपाई किया था तमिल कंट्री को फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरीज। ठीक है, वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट कालभर रूल्स, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इन तीनों डायनेस्टीज़ के बाद आए थे। जैनिज्म और बुद्धिज़्म बिकेम प्रोमिनेंट, मतलब आप देखेंगे जैनिज्म बुद्धिज़्म जब स्टार्ट हुआ तब से प्रोमिनेंट ही रहा। अब इनका डिक्लाइन कब हुआ ये हम आगे मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, मिडेवल इंडिया में, सॉरी। लेटर दी पल्लवाज इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु, जो पल्लवाज थे नॉर्दर्न तमिलनाडु में यानी कि उत्तरी तमिलनाडु में, एंड पांड्याज जो थे वो साउथ तमिलनाडु यानी कि दक्षिण तमिलनाडु में, ड्रोव द कालाभार्स आउट ऑफ द कंट्री, तमिल कंट्री, एंड स्टैब्लिश देयर रूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया। गाइस प्लीज़ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। अगर कुछ कमी लग रही है, आप चाह रहे हैं कि कुछ और मैं ऐड करूँ, कुछ नया सब्जेक्ट, कोई अलग चीज़, तो कमेंट में यार यूज़ करो, कमेंट में बताओ कि आपको और क्या डिटेल्स चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जितना मैं इंग्लिश कंटेंट ला रही हूँ, हिंदी में समझा रही हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को पता चल रही हैं कि नहीं पता चल रही हैं, वो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ देख के मत चले जाइए, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अच्छा लगे तो ही करना। बट हाँ, आपको कोई कमी लग रही है तो डेफिनेटली मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इस चीज़ पे मुझे वर्क करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाया करेगी। चलो, थैंक यू सो मच।